नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो क्लास के अंतिम समय तक बने रहिए जब तक ये कक्षा पूरी नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या किया हमने समावेश किया है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? एक शब्द दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रोदय, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी संधि इसके अंतर्गत है। क्या यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रोदय है वह चंद्र प्लस उदय से मिलकर बना है। चंद्र प्लस उदय से मिलकर बना है। चंद्र के अंत में जो स्वर है वह अ है और इधर क्या है? उ है। अ के बाद जब उ आता है तो ओ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्यारे विद्यार्थियों? ओ का निर्माण करता है। ओ जो है वह गुण संधि में निर्मित होता है। कौन सी में संधि में? गुण संधि में निर्मित होता है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या 2 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, नयन में कौन सी संधि है? एक शब्द दिया गया है आपको नयन, इसमें संधि पूछी गई है ना? क्या कि नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, नयन शब्द अयादि है, गुण है, वृद्धि है या यण है? देखिए नयन जो है ने प्लस अन से मिलकर बना है। ने प्लस अन से मिलकर के बना है। देखिए जब भी किसी ए के बाद असमान स्वर आता है, क्या आता है? असमान स्वर आता है। असमान स्वर आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? बता दीजिए, बता दीजिए। आय में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? आय में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये वाला ए आए और इसके बाद असमान स्वर आए, क्या है? असमान स्वर आए तो ये ए आय में परिवर्तित हो जाता है। और आय आय ये किस में बदलते हैं? आपके अयादि संधि में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? अयादि संधि में बदलते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 2 जो है उसका विकल्प क्रमांक 1 आपके बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको आप कर सकते हो विद्यार्थियों, कर सकते हो, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में इसको स्वीकृत किया गया था। मान्यता प्रदान की थी भारत की राजभाषा के लिए। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प संख्या 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत सी बार वह विद्यार्थियों से, एग्जामिनर विद्यार्थियों से बिल्कुल बेसिक सा आधार सा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जो बहुत ही आसान होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा घूम जाते हैं। जैसे कि यहाँ पूछ लिया कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? अब संधि का नाम आते ही दिमाग में 3 का ऑप्शन आ जाता है बहुत सी बार, और हम पहले विकल्प को सही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। लेकिन नहीं, पूछा गया है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से भेद होते हैं? 5। देखो सबसे पहले तो कौन सा होता है? दीर्घ संधि होता है। फिर क्या होता है आपके? दीर्घ के बाद गुण संधि होता है। फिर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। फिर क्या होती है? यण संधि होती है। और फिर क्या होती है? आपके अयादि संधि होती है। तो इस प्रकार ये 5 जो है ये किसके हैं? स्वर संधि के क्या है? भाग होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या स्वस्थ में नहीं हुआ है? स्वास्थ्य में नहीं हुआ है? स्वल्प, यह स्वल्प होगा ना? स्वल्प में नहीं हुआ है या सुलेख में नहीं हुआ है? तो देखिए सु प्लस अस्त क्या है? सु प्लस अस्त, इसमें सु का प्रयोग हुआ है क्योंकि ऊ का वह बन गया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में बच्चों स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सु नहीं जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? स्व। स्वास्थ्य है ना? स्वल्प में सु है,
सु प्लस अल्प है ना, और यहाँ पे सुलेख में सु उपसर्ग है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है पूछा गया है प्रश्न संख्या 6 में आपके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य और बहुत ही अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना है कि उत्कर्ष में देखिए उत उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? उत उपसर्ग लगा है। विकल्प संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। उत तय आधा है तो तय के हलंत लगा हुआ है। वो उपसर्ग नहीं है, उन भी नहीं है और उद भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा? विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आकर्षण शब्द एक दिया गया है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा गया है? क्या आक है, अक है, आकस है या आ है? तो देखिए बिल्कुल सही सा और आसान सा है। इसमें क्या है? आ उपसर्ग लगा गया है। कर्षण में क्या जोड़ा गया है? आकर्षण, है ना, आकर्षण जोड़ा गया है, आ जोड़ा गया है। विकल्प संख्या 4 जोड़ी गई है प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट से राधे राधे जरूर लिख दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। ध्यान से विकल्पों को पढ़िए, कौन सा विकल्प में आवट प्रत्यय नहीं है। देखिए पहला है रुकावट, इसमें आवट आ रहा है। फिर है गुर्राहट, ध्यान देखिए आहट आ रहा है, आवट नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? आहट। तो हमें यहीं पे उत्तर मिल गया है। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है मित्रों, किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो देखिए 4 विकल्प है, भुलावा है, ममेरा है, गुणवान है और लखेरा है। तो देखिए भुलावा जो है, भुलावा, भूल, क्या है? भूल, ये भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। क्या है? इसमें आवा प्रत्यय लगा है तो ये कौन सा हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा मेरे प्यारे। तो यह तो हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। बात करते हैं ममेरा और लखेरा। तो ममेरा और लखेरा जो है ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। कौन सा है? संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। यह भी कौन सा है आपके? संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, और बात करते हैं गुणवान की। तो गुणवान क्या है आपके? कर्तृवाचक है। कौन सा है? कर्तृवाचक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो भुलावा जो है विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि अगर पुराण शब्द में हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे बनने वाला जो नया शब्द होगा इक प्रत्यय जोड़ने से, वह शब्द कौन सा होगा। पुराण में अगर इक प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो बनने वाला नया शब्द कौन सा होगा? 4 है। क्या वह पुराणिक होगा? क्या वह पौराणिक होगा? बड़ी की मात्रा है। क्या वह पौराणिक होगा या वह पौराणिक होगा? तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको हल करके। पुराण में हमने क्या जोड़ना है? इक जोड़ना है। तो देखिए जब भी किसी में इक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला जो वर्ण होता है उसमें जो मात्रा होती है वह क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है, अपने दीर्घ रूप में हो जाती है। तो ऊ का जो दीर्घ होता है वह औ होता है। क्या होता है? औ होता है। तो प में क्या जोड़ देंगे? औ जोड़ देंगे, औ। फिर रा और ण, रा ण में ई जोड़ेंगे। कौन सा? ये छोटा ई, तो पौराणिक। बताइए कौन से विकल्प में है? विकल्प संख्या 4 में है। किसमें है यह? विकल्प संख्या 4 में है। जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उस शब्द के पहले वर्ण की जो मात्रा होती है, जो स्वर होता है बच्चों, वह दीर्घ हो जाता है। यह इक प्रत्यय का नियम है। इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक हो गया, पुराण प्लस एक पौराणिक हो गया, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक हो गया, है ना, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है विद्यार्थियों, नास्तिक में कौन सा समास है। नास्तिक में कौन सा समास है? तो देखिए क्या तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। तो देखो द्विगु नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है। बहुव्रीहि अन्य अर्थ नहीं दे रहा। द्वंद्व में और का होता नहीं। अब बचा तत्पुरुष। अब आप कहेंगे तत्पुरुष में कारक चिन्ह। तो देखिए एक होता है नंज तत्पुरुष होता है और इसमें क्या होता है? नकारात्मकता होती है। न का अर्थ होता है नकारात्मकता होती है। नास्तिक, न आस्तिक। नास्तिक का क्या होगा? न आस्तिक।
इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष होगा। अगर तत्पुरुष के साथ नंज तत्पुरुष दिया होता, मान लीजिए विकल्प 2 में ये दिया होता, तो पहले आप नंज तत्पुरुष को करते। तो यहाँ पर जो विकल्प 1 है, ये आपका बिल्कुल प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है मित्रों, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आ जन्म में है, घनश्याम में है, अनिच्छा में है, या तिरंगा में है? तो देखो, तिरंगा तो हो गया आपके द्विगु समास का, 3 रंगों वाला, ठीक है। अनिच्छा, अनिच्छा में क्या हो गया? अभी इससे पहले जस्ट बताया था, अन आ रहा है, अ या अन आता है। क्या आता है? अ या अन आता है। वह कौन सा होता है? आपके नंज तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? नंज तत्पुरुष का पूछा है, तो बिल्कुल सही। घनश्याम में आपके कर्मधार्य है, जैसा कि आपको पता है, कर्मधार्य भी आएगा। अगर कृष्ण के लिए हुआ है तो बहुव्रीहि आएगा। क्या आएगा? बहुव्रीहि आएगा, ये ध्यान रखिए। आज जन्म आपके अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। हमें आता है, हमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन बात है कि हम एग्जाम में उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसका उत्तर देते हैं। वहां दिया हुआ उत्तर ही हमारे अभी तक के किए गए अभ्यासों की पूर्णता दिखलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है विद्यार्थियों, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? क्या कर्मधार्य है, द्विगु है, द्वंद्व है, या बहुव्रीहि है? आपको पता है यहाँ चंद्रशेखर का अर्थ किससे है? भगवान शिव से है। किससे है? भगवान शिव से, जिन्होंने अपने शिख पर क्या है? चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो अन्य अर्थ, तीसरा अर्थ देने वाला या अन्य अर्थ देने वाला कौन होता है? बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प संख्या 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, यम का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, यम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कौन से में? प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है। तो देखो, याग होगा, कारमुख होगा, किनाश होगा, या यज्ञ होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, याग जो है वह यज्ञ का है। किसका है? यज्ञ का। कारमुक, कारमुक कहते हैं एक प्रकार का यंत्र होता है। क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र जिसमें अनेक प्रकार के चित्र शामिल होते हैं, वह यंत्र होता है। किनाश, बिल्कुल, किनाश किसको कहते हैं? यम को कहते हैं। किनाश किसको कहते हैं? यम को कहते हैं। यम को सूर्यपुत्र भी कहते हैं, है ना? सूर्यपुत्र भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यमराज भी कहते हैं, जीवितेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवितेश भी कहते हैं। फिर है यज्ञ, यज्ञ का आपको पता है ना? यज्ञ क्या? हवन हो गया, है ना? हवन हो गया, याग हो गया, ठीक है। तो विकल्प संख्या 3 जो है आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, खल का समानार्थी, खल का समानार्थी नहीं है, दुष्ट, धतुरा, धरती, या खर। तो देखो, दुष्ट को भी खल कहते हैं, धतुरे को भी खल कहा जाता है, और खर को भी खल कहा जाता है, लेकिन धरती या पृथ्वी को खल नहीं कहा जाता। इसलिए विकल्प संख्या 3 जो है, धरती या पृथ्वी, यह प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है? कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? कबूतर का आरिल, हारिल, कोर, या कुसकुट। तो देखो, कुसकुट तो कहते हैं मुर्गे को, मुर्गे का पर्यायवाची मुर्गा। कोर कहते हैं, कोर का अगर हम देखें तो जड़ भी होती है, नींव भी होती है, नीचे का भाग भी होता है ना? जड़ कह दो, नींव कह दो, नीचे का भाग कह दो, है ना? नीचे का भाग कह दो। हारिल कहते हैं कबूतर को, कबूतर को। आपने पढ़ा होगा सूरदास का एक पद भ्रमद गीत का, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की, वहां हारिल उस कबूतर को कहा गया। आरिल जो है अशुद्ध शब्द है, हारिल का अशुद्ध है आरिल। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया, निराहार का सही विलोम होगा। निराहार बिना आहार के अनुहार होगा, आहार होगा, विहार होगा, या संथार होगा। तो देखिए, निराहार बिना आहार के, तो आहार क्या होगा? आहार सहित। बहुत ही आसान सा है। तो क्या होगा? विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हुए हम, किस क्रम में आमीष का विलोम है? किस किस क्रम में आमीष का? आमीष कहते हैं जो मांसाहारी हो, मांसाहारी को कहते हैं, ठीक है। अब दिया गया सामीश, सामीश भी मांसाहारी को ही कहा जाता है।
निरामिष, निरामिष कहते हैं शाकाहारी को। किसको कहते हैं? शाकाहारी को। अनामिष और परामिष, क्या है? अनामिष और परामिष। तो अनामिष और परामिष आपके नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निरामिष यानी शाकाहारी और आमिष यानी मांसाहारी। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, इसको पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? एक बात का विशेष ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थी, नहीं है पूछा है, इसका ध्यान रखना। नहीं है का हाँ बिल्कुल, आप सही विलोम नहीं है, प्रश्न पूछा नहीं, केवल विलोम आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर उत्तर लिख रहे हो तो गलत होता है। देखो, उद्घाटन समापन सही, उत्तम का अधम सही है, इष्ट का अनिष्ट सही, अनुराग का दुराग नहीं होता, विराग होता है। क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। अनुराग यानी प्रेम होता है, विराग यानी प्रेम रहित हो जाएगा, है ना, प्रेम रहित हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, क्या होगा वह? पितासा होगा, बुभुक्षा होगा, जिगीषा होगा, ये तितृषा होगा। तो देखिए, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं हम? तितृषा कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितृषा कहते हैं। जिगीषा की जगह यहाँ जिजीविषा होगा, जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा कहेंगे इसको। ठीक है, बुभुक्षा भूख को कहते हैं। बुभुक्षा क्या कहते हैं बच्चों? भूख को कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? कम बोलने वाले को लघुभाषी कहेंगे, मितभाषी कहेंगे, अतिभाषी कहेंगे या मृदुभाषी कहेंगे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मितभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मितभाषी। मित का अर्थ होता है कम, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखिए, सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है। सर्ग का अध्याय होता है क्या? बिल्कुल होता है। और स्वर्ग का देवलोक, बिल्कुल सही है। अवधान का सावधान होता है क्या? कि नहीं है। अवधान कहते हैं ध्यान को। किसको कहते हैं? ध्यान को कहते हैं, एकाग्रता को कहते हैं। किसको कहते हैं? एकाग्रता। तो यही हमारा क्या है? शब्द युग्म नहीं है। तो विकल्प 2 जो है वह हमारा सही उत्तर है, क्योंकि अर्थ नहीं है। अवदान का मनोयोग सही है, इंदु चंद्रमा सही है, इंद्र सुरपति, यम मृत्यु के देवता और याम कहते हैं प्रहार को। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 यानी 23 की ओर। ग्रंथ या ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखो, ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथ किसको कहते हैं? किसी प्रकार की पुस्तक को, है ना। ठीक है, धार्मिक पुस्तक आ जाए तो पहले वो करना है। और फिर ग्रंथि है, तो ग्रंथि किसको कहते हैं? आपने देखा हो ग्रंथि बंधन होता है कि नहीं होता? विवाह में गांठ बांध जाती है, तो ग्रंथि किसको कहते हैं? गांठ। तो देखिए यहाँ पर गांठ और पुस्तक विकल्प संख्या 3 में दिया गया है। साथ ही एक बात ध्यान रखिए, ग्रंथि जो आपके सिख समुदाय में गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ करते हैं उन्हें भी ग्रंथि कहा जाता है। अगर विकल्प में वह भी आ जाए गांठ की जगह, तो फिर वह भी आपको सही करना है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द का शब्द युग्म सही अर्थ भेद में है? देखो, कुंतल कहते हैं केश यानी बाल को, तो देखो विकल्प कौन से में? 3 में। और कुंडल जो कानों में पहना जाता है, विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 24 का सही है। ठीक है, बाकी हाथी, सांप, कुंभ, हाथी, सेना कुंडल ये गलत है, ये कुंतल या कुंडल के अर्थ नहीं होते। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, पत्थर नहीं होता, पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है तत्सम। तो पृष्ठ का बिल्कुल, पृष्ठ जो है यह तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव जो है वो पीठ होता है। क्या होता है? तद्भव जो पीठ है। भगत का भक्त होता है, भक्त होता है। और भीत का भित्ति होता है। क्या होता है? भित्ति होता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तत्सम है। ये एक तद्भव, यानी यहां पर तत्सम और इसका तद्भव ये है। तो विकल्प संख्या 2 जो है ये शब्द कौन सा है? तत्सम है। बाकी पत्थर, भगत और भीत जो है वह क्या है? तद्भव है। और इनके तत्सम क्या है वह मैंने इसके सामने लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? यह पूछा गया है। घोटक, घी, चाम या नंगा? तो देखो, घोटक जो है वह तत्सम है, किसका है? घोड़े का। घोड़ा, घोड़ा आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। घी का तत्सम होता है घृत,
चाम का क्या होता है बता दीजिए मुझे। चाम का होता है चर्म, क्या होता है, चर्म। और नंगा का क्या होता है, नग्न होता है। ये तत्सम है। तो विकल्प संख्या 1 जो है वह तत्सम शब्द है। घोटक प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। 4 विकल्प है प्रश्न संख्या 27 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए जो महात्म्य है वह महात्म्य होता है, विकल्प संख्या 3। देखिए महात्म्य होता है ये वाला महात्म्य, यह सही विकल्प होता है। इस तरह इसका शुद्ध वर्तनी होती, महात्म्य नहीं होता। महातमय ये दोनों एक ही दिए हुए हैं, ये दोनों नहीं होंगे। और महातम्य में ये मैं पूरा नहीं आता, ये मैं भी आधा आता। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। यह प्रश्न 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, एक बार और हम इसको कर लेते हैं। हमारा अभ्यास होगा तो अच्छी बात है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट में बता दीजिए मितभाषी, विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है। अरे ये भी 2 बार आ गया, क्या बात है, आप तो प्रैक्टिस डबल हो रही है हमारी। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। सर्ग या अध्याय, बिल्कुल अवधान और सावधान जो विकल्प 2 दिया है वह सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हुए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होगा, अंगारे उगलना कठोर वचन कहना होगा, मुंह से अंगारे निकलना होगा, ज्वालामुखी फूट पड़ना या आग का फैल जाना। तो अंगारे उगलना होता है बच्चों कठोर वचन कहना। क्या होता है, कठोर वचन कहना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं इस मॉडल पेपर में। मुझे पूरा विश्वास है आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों जो बीएसटीसी पीटीईटी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये उनका मार्गदर्शन करने वाली है और इन प्रश्नों का अगर वे हल करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।